So next service that we have to learn is construction service. Easy है, अगर आपने शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ. I have covered schedule 2, schedule 3 in detail. तो कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात करते हैं. तो पहला तो एंट्री एकदम इजी है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, लेबर वर्क. ठीक है ना, ये सारे लेबर वर्क है, ये सारे प्योर सर्विसेज है. क्यों सर? Alteration of civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement. तो आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, मोदी अंकल ने एक स्कीम बोली थी, सबका अपना घर. ठीक है ना, हाउसिंग फॉर ऑल. तो उस स्कीम के अंदर अगर आपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको एग्जम्पशन दिया जा रहा है, क्योंकि हम सर्विसेज के एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, दिस वेर द स्कीम. अगर इसके अंदर आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा. ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है. अब 10A क्या बोलता है? सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज. क्या होता है? आपके विलेज में, यहाँ पे अगर विलेज होता है तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन आपका फार्म यहाँ पे लोकेटेड है और आपके फार्म पे आपने क्या किया है? वेल लगाया हुआ है. अब लेकिन वेल में से पानी निकाल के पूरे फार्म में सप्लाई करना है. तो पहले टाइम पे डीजल मोटर चला करती थी, आजकल लोग इलेक्ट्रिक मोटर लगाना चाहते हैं. लेकिन इश्यू क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक ही आया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए आपको एक सीमेंट के पोल्स खड़े करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, इरेक्ट करने पड़ते हैं. आपने कभी देखा होगा तो. ठीक है ना. और फिर उसके ऊपर से केबलिंग ये कनेक्ट होते 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 आपके ट्यूबवेल तक जाएगी. अगर आप वो कॉन्ट्रैक्टर हो जो क्या करता है, या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी हो, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शन लाइंस है वो एस्टैब्लिश करके दे रहे हो, क्योंकि आप फार्मर को दे रहे हो, एग्रीकल्चरिस्ट को दे रहे हो, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा. एक छोटा सा और एग्जम्पशन हो गया. एग्जम्पशन नंबर 10 और एग्जम्पशन नंबर 10 में ज्यादा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं. जो पढ़ने जैसा है वो एग्जम्पशन नंबर, अच्छा 11 भी पढ़ा देता हूँ. 41 है, 41B जो नया आया हुआ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. 11 में क्या बोलता है? आपके गांव में आपने कभी घर बना के लिया है क्या? मैंने अभी बना के लिया है, बना रहे हैं, मतलब मेरी फैमिली बना रही, मैं नहीं बोलना चाहिए, हमारी फैमिली एक घर कंस्ट्रक्ट कर रही है यहाँ पे. तो आपने कभी एक सिंगल घर कंस्ट्रक्ट करके लिया है क्या, या करते हैं क्या? आपने कभी सुना है ऐसे आपके आजू बाजू में? आई हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ योर विलेजेस, क्योंकि मुंबई में आजकल कोई सिंगल हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं करता. दे कंस्ट्रक्ट ओनली कमर्शियल, बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं. But have you ever seen or observed somebody constructing only a single house? एक घर बना के लेता है, एक बंदा एक ही घर बना के लेगा. ऐसा कभी सुना है क्या आपने? सिंगल हाउस देखा है, सुना है? केरला में होता है खास करके. इन केरला दे डोंट हैव बिल्डिंग का कल्चर मच. सिटीज को एक्सक्लूड, कोची वगैरह जो मेन सिटी है उनको एक्सक्लूड करो. इन केरला इफ यू ट्रैवल, इफ यू विल सी एवरीवेयर देयर आर इंडिपेंडेंट हाउसेस. छोटा सा गार्डन होता है, पार्किंग होता है उनका खुद का अपना. तो नाइस कल्चर. ठीक है ना. वैसे अपने रूरल एरिया भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन रूरल एरिया में ज्यादा करके होता है. अर्बन एरिया में तो बिल्डिंग का कल्चर है. तुम लोगों ने there was a network error. Are you able to hear me now? हाँ, नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा, कुछ नहीं कर सकते. मैं आपको क्या पूछ रहा था, आपने सिंगल घर बनाया ऐसा सुना है क्या? ओनली सिंगल यूनिट, एक घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ऐसा सुना है क्या आपने? हमारे विलेज में मेरे भाई ने अभी ये कराया हुआ है, तो मैंने देखा है, किया है काम कंस्ट्रक्शन साइट पे. ठीक है ना. तो यहाँ पे एग्जम्पशन किस चीज का दिया जा रहा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट. लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मटेरियल हमने पूरा लाके दिया था उनको, उन्होंने खाली लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमसे. ठीक है ना. फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू अ सिंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हो आप. वो कल्याण डोंबिवली या पुणे वगैरह साइड में अभी क्या होता है ना,
एक बहुत बड़ा प्लॉट एक बिल्डर ले लेता है और उसके ऊपर सिंगल सिंगल हाउसेस बना के देता है, रो हाउसेस बोलते हैं, इनको रो बंगलोज बोला जाता है। इसको भी सिंगल सिंगल यूनिट ना काउंट करो आप, दिस इज द पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दो इट इज सिंगल लेकिन ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो इसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। सिंगल मतलब ऐसा, यू हैव गिवन ओनली सिंगल यूनिट टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये यूजुअली अपने जैसे नॉर्मल लोग करा के लेते हैं, तो इसके यहाँ पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, इसलिए उनको जीएसटी से एग्जम्पशन दिया गया है। अब मेरी बात सुनो, आगे की बात, आपको मैंने एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आई होप यू रिमेंबर दैट, कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, रियल एस्टेट पे कोई कोई बिल्डर जीएसटी चार्ज कर रहा है और कोई कोई बिल्डर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, ये मैंने बात आपको बताई थी। और एक डिसाइडिंग डेट मैंने आपको बताया था कि इस दिन के बाद जीएसटी लगता है, इस दिन के पहले जीएसटी नहीं लगता। कैन यू प्लीज टेल मी दैट डेट, कौन से डेट के बाद अगर आप फ्लैट बुक करोगे तो जीएसटी लगेगा, और कौन से डेट के पहले अगर बुक करोगे तो जीएसटी, मतलब पहले बाद में आप देख लेना जीएसटी, वो डेट क्या है, जीएसटी लगना या नहीं लगना कौन सा डेट डिसाइड करता है, जल्दी बोलो। वी हैव डिस्कस दिस। हेलो, डोंट टेल मी अभी फिर से नेटवर्क एरर आया है। आवाज तो आ रही है ना, एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? रिवीजन करोगे तो याद आएगा ना सर जी, आप तो आ जाते हो बेशरम के जैसे लेक्चर देखने के लिए, जैसे मूवी देखने जाना है। हाँ, सीरीज देखने के टाइम पे भी कोई भी नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे सीरीज जब देखते हो तो उसमें भी स्टार्टिंग में 2-4 मिनट का रिकैप दिखाते ताकि आपको पहले का याद रहे। तुम लोग तो लाइव लेक्चर देखने आते हो बेशरम के जैसे। ये देखो, ये डेट जो है वो सीसी है, अभी कम से कम ये बोलो कि याद आ रहा है कि नहीं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट था, मैंने आपको बोला था अगर आपने बिफोर अगर फ्लैट बुक किया तो आपको जीएसटी लगेगा, और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और ये लिखा गया है शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 पैरा 5बी, अगर पैरा की भी बात करूं मैं तो पैरा 5बी में लिखा गया है कि ये शेड्यूल 2 में ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि बिफोर है, अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है और आपने फ्लैट बुक किया। और अगर आपने फ्लैट बुक किया आफ्टर सीसी, तो इसको इसको नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको शेड्यूल 3 में लिखा गया है, नेगेटिव लिस्ट में लिखा गया है। नेगेटिव लिस्ट में जब लैंड एंड बिल्डिंग सेल होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो यहाँ पे जीएसटी लगता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इससे लिंक करना है मुझे अभी का एग्जाम्पशन। हेलो, ऐसा मैंने कुछ बताया था क्या आप लोगों को? शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, सेक्शन 7(1)(a), हाँ सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था, सप्लाई के सेक्शन में, चैप्टर में। अमोल को याद आ रहा है, थैंक यू अमोल। विजय को भी याद आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे याद आएगा, नहीं याद आ रहा होगा तो सेक्शन 7 के लेक्चर पढ़े हुए यूट्यूब पे आप जाके प्लीज देख लो, बेशरम के जैसे मत बेटा करो। अब मैं आगे का आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, और जिन्होंने मेरे साथ कैपिटल गेन किया है वहां पे मैंने कैपिटल गेन में भी बताया था सेक्शन 45(5)(a) में। यूजुअली इंडस्ट्री में अभी जेडीए होता है, जेडीए मतलब ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट होता है। ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है कि लैंड ओनर कोई और होता है और बिल्डिंग बनाने वाला कोई और होता है। बिल्डिंग बनाने वाले को बिल्डर बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, और लैंडलॉर्ड को लैंड ओनर बोलते हैं। अब लैंड ओनर को बिल्डिंग बनानी नहीं आती और बिल्डर के पास लैंड नहीं है, इन दोनों का प्रॉब्लम है। एक के पास लैंड है, इसके पास लैंड है लेकिन उसको बिल्डिंग बनानी नहीं आती है, बिल्डर को बिल्डिंग बनानी आती है लेकिन लैंड नहीं है, और लैंड परचेस करेगा तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्डिंग कैसे बनाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, साथ में आके एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग मिल बांट के अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का पूरा खर्चा बिल्डर उठाएगा और लैंड ओनर उसको बिल्डिंग फ्री, लैंड फ्री में दे देगा। और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो क्या होगा, बिल्डिंग के कुछ फ्लोर वो लोग डिवाइड कर लेंगे। ओके ठीक है, 60-40 रेशो लगा देते हैं, 60% हमने दे दिया बिल्डर को, 40% हमने दे दिया लैंडलॉर्ड को, ठीक है ना। तो 40% सेल कंसिडरेशन में से जो भी पैसा आएगा वो इसका इनकम, 60% सेल कंसिडरेशन में से जो भी पैसा आएगा वो बिल्डर का इनकम, वो दोनों अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के चलते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये लैंड का सप्लाई हुआ टू अ बिल्डर,
इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके एग्जम्पशन की हम बात करें, जो स्टार्टिंग में नहीं समझता लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं, सप्लाई ऑफ टीडीआर, ठीक है ना, डेवलपमेंट राइट्स, या एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं जिसको, या तो आपने सेल नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म लीज दिया, लॉन्ग टर्म लीज मतलब मोर देन 30 इयर्स, ठीक है ना, आपने 30 साल से ज्यादा का उसको लीज दे दिया है। सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम ऑफ लैंड by a landowner to a developer, by a landowner to a developer, ये किसको, कौन किसको राइट दे रहा है, landowner to a developer are exempted subject to a condition that constructed flats, देखो कंडीशन क्या है, constructed flats are sold before issuance of completion certificate and tax is paid on them। अब हो क्या गया, देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे ना हैंडरिटन नोट्स में चार्ट बनाया हुआ है इसका, तो मुझे फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, लैंडलॉर्ड ने अपनी जमीन, लैंडलॉर्ड ने अपनी लैंड दे दी प्रमोटर को, जो वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना, और ये प्रमोटर ने क्या किया, फ्लैट्स को सोल्ड किया बिफोर सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं और बायर को ये सेल हो गया। अब बायर को क्योंकि ये सेल हो गया, ये कवर होता है शेड्यूल 2 से, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है शेड्यूल 2 में, इसको इसके ऊपर क्या लगेगा, बायर जो है, ये बायर जो है वो कंसिडरेशन प्लस जीएसटी देगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अगर किसी बिल्डिंग में फ्लैट परचेस किया तो क्या आप खाली फ्लैट के लिए पे करते हो कि इस बिल्डिंग के नीचे की जो लैंड है उसके लिए भी परचेस करते हो, मुझे बता दो प्लीज। विल यू पे ओनली फॉर फ्लैट और बिल्डिंग प्लस लैंड, जल्दी बोलो। आप अगर घर परचेस करते हो तो क्या लगता है आपको, आप खाली घर के लिए परचेस करते हो कि दोनों के लिए, खाली फ्लैट के लिए परचेस करोगे, फ्लैट हवा में होता है, जो सेल कर रहा है वो दोनों की कॉस्ट रिकवर करेगा, कंस्ट्रक्शन और लैंड दोनों की कॉस्ट रिकवर करेगा कि खाली कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट रिकवर करेगा। सालों बिल्डिंग का डेफिनेशन ही क्या होता है, बिल्डिंग का डेफिनेशन ही क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है, बिल्डिंग प्लस लैंड अपर टेनेंट देयर टू। बिना लैंड के बिल्डिंग हो सकता है क्या, जल्दी बोलो। कैन यू बाय अ बिल्डिंग विदाउट परचेसिंग अ लैंड। अच्छा एक बात बताओ, मुंबई में अपने को 2 BHK मिलता है 2 करोड़ का, मेरे यहाँ पे गांव में 2 BHK मिल रहा है 20 से 25 लाख का। 2 BHK तो रूम वही है यार, तो मुंबई का 2 करोड़ क्यों। मुंबई का, और अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात कर रहा हूं, अर्बन एरिया में फ्लैट 2 करोड़ का है, सेम फ्लैट, ठीक है ना, और यहाँ पे सेम फ्लैट 25 लाख का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो उतना ही होगा, सीमेंट का स्टील का रेट ज्यादा वेरी नहीं करता। अर्बन एरिया तो, अर्बन एरिया तो क्या महंगा हो गया, अर्बन एरिया है तो क्या चेंज हो गया, बोलो ना, कौन सा फैक्टर चेंज हो गया, कॉस्ट का कौन सा फैक्टर चेंज हो गया, सीमेंट का रेट ऑलमोस्ट सेम, स्टील का रेट ऑलमोस्ट सेम, लेबर का रेट थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन ऑलमोस्ट सेम, वाटर का रेट सब, सारे इनपुट तो सेम ही है, तो क्या इतना कॉस्टली हो जाता है कि मुंबई में इतने महंगे महंगे फ्लैट, और 2 करोड़ तो मैंने लोअर साइड पकड़ी है, ठीक है ना, लोअर अमाउंट पकड़ी है मुंबई में। आप जुहू वगैरह की साइड जाओगे तो 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ऐसे घर बिक रहे। लैंड इज अ फैक्टर, so do you pay for land, I'm asking you the same question, no, simple question, do you pay for the land when you purchase a house property, do you also pay for a land। तो मैं वही बता रहा हूं, तो ये बायर ने यहाँ पे लैंड भी परचेस किया है और बिल्डिंग भी परचेस किया है। जब आप 2 करोड़ रुपया देते हो तो उसमें लैंड का भी वैल्यू है और बिल्डिंग का भी वैल्यू है, और क्योंकि आपने उसके ऊपर जीएसटी भर दिया 1% और 5%, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर कवर्ड बाय अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, या वो क्या बोलते हो, गवर्नमेंट का स्कीम जो है 1% वाला उसमें कवर होते हैं, उसमें नहीं होगे तो आज के टाइम में रियल एस्टेट पे 5% का रेट चल रहा है। तो आपने जो भी 1% 5% भरा है वो टोटल कंसिडरेशन के ऊपर भरा है, तो ऑलरेडी लैंड टैक्स हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको, ये लैंडलॉर्ड से अलग से फिर से जीएसटी लेना चाहिए क्या, जल्दी बोलो। लैंड के ऊपर आपने टैक्स भर दिया है तो अलग से इस बेचारे से टैक्स लेना चाहिए क्या। इसने जब बिल्डर को लैंड दिया, अगर यहाँ पे भी आप लैंड टैक्स कर दोगे, बिल्डर ने आपको लैंड सेल किया तभी भी आप लैंड टैक्स कर दोगे, तो डबल डबल टैक्सेशन हो जाएगा। क्यों डबल टैक्सेशन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्डर यहाँ पे जब जीएसटी चार्ज करता है ना आजकल, वो 1%
या 5% चार्ज करता है विदाउट जीएसटी, विदाउट आईटीसी, विदाउट आईटीसी, उसको आईटीसी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डर को नहीं मिल रहा आजकल, विदाउट आईटीसी देना पड़ता है। मतलब अगर लैंडलॉर्ड ने अगर जीएसटी भर दिया होता तो बेचारे बिल्डर को उसका आईटीसी नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम था, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, नहीं लेना चाहिए, एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन सेकेंड सिचुएशन देखो, सेकेंड सिचुएशन देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। सेकेंड सिचुएशन में मैंने क्या बोला कि सुनो सुनो सुनो, अब ना बायर ना थोड़ा स्मार्ट है, बायर बोलता है एक काम करूंगा मैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं बुक करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टेड फ्लैट बुक करूंगा। क्यों? आफ्टर सीसी बुक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसने जो कंसिडरेशन पे किया इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसी इसकी बात होती है। तो बायर ने कंसिडरेशन पे किया, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या बात हुई, अभी लैंड जो सप्लाई हुआ वो ना एग्जम्प्ट हो जाता दोनों साइड में। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ठीक है अभी बायर जो टैक्स नहीं भर रहा है ना, हम एक काम करते हैं, लैंड ओनर ने जब ये लैंड प्रमोटर को दिया तब यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं, और वो भी टैक्स लेंगे रिवर्स चार्ज बेसिस पे, रिवर्स, क्योंकि लैंड ओनर से नहीं हम टैक्स लेंगे, ये टैक्स हम लेंगे इस प्रमोटर से, इस बिल्डर से, तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा और प्रमोटर भरेगा टैक्स। देखो मैं यहाँ का लॉ पढ़ के दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है ना, क्या बोलता है, एग्जम्पशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज shall be withdrawn, मतलब विड्रॉ कर देंगे, आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, इन केस फ्लैट्स आर सोल्ड आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपको जो एग्जम्पशन मिला है वो विड्रॉ हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल हो जाओगे आप, अगर आप कब सेल कर रहे हो, आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर इश्यू बायर जो है वो जीएसटी नहीं भरेगा, तो लैंडलॉर्ड से हमको जीएसटी लेना पड़ेगा। बट सच विड्रॉल शैल बी लिमिटेड टू 1% ऑफ द वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस एंड 5% इन केस ऑफ अदर अफोर्डेबल हाउसेस। तो आपको पता है 1% एंड 5% का अभी नया कंडीशन आया हुआ है, तो आपको जो विड्रॉल होगा तो वो 1% एंड 5% के हिसाब से टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरा आप याद रखो। रही बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, वो भी आपको बता देता हूं कि रिवर्स चार्ज कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज कहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप जाओगे तो ये सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट सर्विस की बात मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी। ये देखो 5E और 5C से कनेक्शन में है। 5E क्या बोलता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। तो कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, प्रमोटर। सेलर कौन है, लैंड ओनर, ठीक है ना, सेलर कौन है, लैंड ओनर एनी पर्सन। टैक्स कौन भरेगा, प्रमोटर। इसका ये क्या मतलब है, आरसीएम लगेगा। और दूसरा क्या मैंने बताया, लॉन्ग टर्म लीज जो होता है 30 इयर्स प्लस का जो लीज होता है, वहां पे भी टैक्स कौन भरेगा, प्रमोटर। यहाँ पे भी लग गया आरसीएम। तो मैंने आपको क्या बताया इस चार्ट में कि भैया अगर लैंड ओनर ने लैंड या एफएसआई या टीडीआर या लॉन्ग टर्म लीज दिया प्रमोटर को, तो ये टैक्सेबल है आरसीएम पे। लेकिन कब टैक्सेबल है, जब इसने फ्लैट सोल्ड किया है आफ्टर सीसी। अब जब आफ्टर सीसी फ्लैट सोल्ड करोगे तभी ये टैक्स होगा, टैक्स होगा तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली फ्लैट सोल्ड होते हैं आजकल मुंबई वगैरह की जैसे सिटीज में बिफोर इश्यूएंस ऑफ सीसी। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ही सेल होता है, और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में बायर टैक्स भर देता है, और क्योंकि बायर ने इसके ऊपर टैक्स भर दिया है, लैंड ओनर लैंडलॉर्ड यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा तो आरसीएम भी नहीं लगेगा। ये मैंने 2-3 बार बोल दिया, आपने सुन लिया, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे फिर से एक आप 5 मिनट का ब्रेक दे लो, फिर से छोटा वीडियो है, प्रोसेस होने दो, 12:15 को फिर से रिलॉग इन करेंगे हम, ठीक है ना, 12:15।